हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के उन क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीलिम्स 2024 में पूछे गए थे। ये 17 नंबर क्वेश्चन है सेट ए का। हमारे डिस्कशन का ये पहला क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू परफ्लोरोएल्काइल एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस, जिनको PFAS बोलते हैं शॉर्ट में, दैट आर यूज्ड इन मेकिंग many consumer products, consider the following statements. PFAS are found to be widespread in drinking water, food packaging materials. Second, PFAS are not easily degraded in the environment, यानी environment में उनका आसानी से खात्मा नहीं होता. Persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies. Which of the statements given above are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Correct answer in this case is D. यानी तीनों ही statements ठीक हैं. PFAS क्या होते हैं ये हमें जानने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में कि what are these. Then इनकी जो आइटम्स हैं ये किन किन आइटम्स में पाए जाते हैं, कौन से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये पाए जाते हैं, इनका क्या हार्मफुल इफेक्ट है एनवायरनमेंट को लेके, जो एनिमल बॉडीज़ हैं उनमें बायोअक्यूमुलेशन को लेके, ये तीनों ही पॉइंट्स डिटेल से जानते हैं. PFAS इनको फॉरएवर केमिकल्स भी बोलते हैं. फॉरएवर से आप आइडिया लगा सकते हैं कॉमन सेंस से कि ये ऑलमोस्ट फॉरएवर रहते हैं, इजीली ख़त्म नहीं होते एनवायरनमेंट से. तो ये है क्या? दीज आर सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड्स जो अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं. कौन से प्रोडक्ट्स? जैसे योगा पैंट्स, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन्स जो हमारे पास होती है, कारपेट्स में, शैम्पू में, फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दीवारों पे हमारी जो पेंट होता है उसमें भी ये प्रोडक्ट, ये मतलब जो कंपाउंड्स हैं केमिकल पाए जाते हैं. फर्नीचर में, फूड पैकेजिंग में और अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इन केमिकल कंपाउंड्स का सिंथेटिक या आर्टिफिशियल तौर पे यूज़ होता है. दे आर नॉट इजीली डिग्रेडेड इन एनवायरनमेंट. बायोअक्यूमुलेशन को भी लीड करते हैं ये एनिमल बॉडीज़ में. दीज आर क्लासिफाइड एज कार्सिनोजेनिक इन नेचर. कार्सिनोजेनिक मतलब इनकी वजह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी होती हैं. These are regulated under Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. इमेज में आप देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं. वाटर रेजिस्टेंट क्लोथिंग, पेंट, कॉस्मेटिक्स, फोटोग्राफी, पेस्टिसाइड्स, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, बैग्स जो होते हैं, स्टेन रेजिस्टेंट प्रोडक्ट्स जो हैं, स्टेन रेजिस्टेंट फर्नीचर, देन फास्ट फूड पैकेजिंग, नॉन स्टिक कुकवेयर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, फायर फाइटिंग फोम्स. इन सब में मतलब इन केमिकल्स का यूज़ होता है. कंसिडर द फॉलोइंग. कैराबिड बीटल्स, सेंटिपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स, वास्प्स. पैरासिटोइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मैनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. यानी 5 टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको दे रखे हैं और ये पूछ रखा है कि इन ऑर्गेनिजम्स में पैरासिटोइड स्पीसीज कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में ऐसी स्पीसीज पाई जाती हैं. ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ऑल 5. करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए और बी. यानी मतलब जो UPSC की फाइनल की अभी आई नहीं है, अलग अलग कोचिंग्स ने बी भी आंसर दे रखा है, ए भी आंसर दे रखा है. अगर आप जो मैं सर्च कर पाया उसमें मेरे अकॉर्डिंग ए आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो कैराबिड बीटल्स हैं इनकी स्पीसीज जो हैं वो मतलब पैरासिटोइड स्पीसीज उनमें नहीं होती. और कई कोचिंग्स ने जो ऑनलाइन मैंने चेक किया उन्होंने मान रखा है कि इसमें भी पैरासिटोइड स्पीसीज होती हैं. इसके अलावा किन में होती है? जैसे फ्लाइज, वास्प्स, जो फ्लाइज हैं, वास्प्स हैं, ये मतलब मेन इन 2 कैटेगरी में तो श्योर हैं, होती हैं पैरासिटोइड स्पीसीज.
इसमें मतलब डाउट है मुझे, मैं जो सर्च कर पाया उसके अकॉर्डिंग मैंने चैट जीपीटी पे भी एंड डीप सीक पे भी सर्च किया और भी कई वेबसाइट्स पे पढ़ा, ये सब ने मतलब जो कैराबिड बीटल्स हैं उसमें पैरासिटोइड स्पीसीज नहीं होती, वो ऐसी स्पीसीज नहीं होती। देन सेंटीपीड्स नहीं होती और टर्माइट्स नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ओनली 2, इट मे बी ओनली 3 ऑल्सो। तो जब यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर किया जाए देन प्लीज चेक वंस, आई विल ऑल्सो अपडेट। पैरासिटोइड स्पीसीज होती क्या हैं? दीज आर ए ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स जो इमेच्योर स्टेजेस पे डेवलप करते हैं या तो किसी दूसरे होस्ट इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर या उस बॉडी के अंदर, और इनका जो अल्टीमेट जो एंड रिजल्ट आता है ये उस होस्ट को मार देते हैं। अनलाइक दी पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स भी ऐसे ही ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं जो किसी दूसरे होस्ट इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर या उसके अंदर ग्रो करते हैं, लेकिन वो उस होस्ट को एंड में मारते नहीं हैं। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन पैरासिटोइड और पैरासाइट्स। पैरासिटोइड के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो बीटल्स की कुछ फैमिलीज, फ्लाइज की फैमिलीज एंड देन वास्प्स, इन सब में पैरासिटोइड स्पीसीज होती हैं। कैराबिड बीटल्स जो हैं अलग अलग सोर्सेज पे मैंने चेक किया, दीज आर कंसिडर्ड एज प्रीडेटर्स ओनली एंड नॉट पैरासिटोइड। देन पैरासाइट्स की अगर बात करें तो टेपवर्म्स, प्लाज्मोडियम, फ्लीज, टिक्स, ऑल दीज आर पैरासाइट्स। कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स, ग्राउंडनट, होर्सग्राम, सोयाबीन। 3 प्लांट्स स्पीसीज आपको दे रखी हैं। हाउ मैनी ऑफ द अबव बिलोंग्स टू द पी फैमिली? इनमें से कौन से पी फैमिली से बिलोंग करते हैं? मटर कुल, यानी हिंदी में जिसको मटर कुल बोलते हैं। ओनली 2, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी, ऑल 3 बिलोंग्स टू पी फैमिली। जानने की चीज़ यहाँ क्या है कि भाई पी फैमिली क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। पी फैमिली का मतलब है ए फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो आमतौर पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ड्राई फॉरेस्ट में पाई जाती है। कहाँ पे? अमेरिकाज और अफ्रीका में। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सोयाबीन, बीन्स, ग्राउंडनट्स, हॉर्सग्राम, चिकपीज, अल्फाल्फा, ये सब पी फैमिली की कैटेगरी में आते हैं। 3 प्लांट जो हमारे क्वेश्चन के ऑप्शंस में बता रखे हैं, दीज आर ग्राउंडनट एंड हॉर्सग्राम एंड सोयाबीन। इनके बारे में जानना ज़रूरी है। ग्राउंडनट की अगर बात करें तो ये सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है इनकी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ जो रूट्स की नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। ऑल दीज 3 आर खरीफ सीजन क्रॉप और प्लांट्स, राइट। ग्राउंड नट की कैटेगरी में हमें जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम, रेड या फिर येलो सॉइल में ये अच्छे से ग्रो करते हैं। रेनफॉल 50 to 70 सेंटीमीटर एंड देन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंडीशंस होनी चाहिए। इंडिया के केस की अगर बात करें तो राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये मेजर स्टेट्स हैं जो ग्राउंड नट को प्रोड्यूस करती हैं। हॉर्स ग्राम की बात करें तो ड्राई और सेमी एरिड एरियाज में ये अच्छे से होता है। रेड ब्लैक लोमी सॉइल इसके लिए सूटेबल है। रेनफॉल 50 to 80 सेंटीमीटर, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंडीशंस। और मेजर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। सोयाबीन के केस में वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस, क्लाइमेट कंडीशंस होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल होनी चाहिए। 60 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंडीशंस। एंड इन केस ऑफ मेजर प्रोड्यूसर्स राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, दीज आर दी मेजर प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या दे रखी है? The Indian flying fox is placed under the vermin category of
इन दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ऑल राइट, स्टेटमेंट 2 क्या है? The Indian flying fox feeds on the blood of other animals. Which one of the following is correct in respect of the above statements? A. Both statement 1 and 2 are correct and statement 2 explains statement 1. Both statement 1 and 2 are correct, but statement 2 does not explain statement 1. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. So in this case, अगर आप सिर्फ इतना भी जानते हो, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है उसको फ्रूट बैट भी कहते हैं। अगर इसका नाम भी पता है तो आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि दीज फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, और जो फ्रूट्स का जूस है उस पे उसको खाते हैं या ना कि blood of other animals. So statement 2 is incorrect and statement 2, these are placed in vermin category. जो फ्रूट्स के अलग अलग बाग बगीचे होते हैं वहाँ पे ये अटैक करते हैं, इनको मतलब डेंजरस माना जाता है, पीड़क जंतु की कैटेगरी में इनको रखा गया है। सो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी, यानी स्टेटमेंट 1 ठीक है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स ऐसी दिखती हैं, इनको बैट्स या फिर ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी बोलते हैं। ये नेटिव हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये पॉइंट कि भाई कोई भी स्पीसीज नेटिव कहाँ की है, इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी अलग अलग स्पीसीज जैसे नॉक्टर्नल इन नेचर, यानी जो ये है मेनली नाइट के टाइम पे एक्टिव रहते हैं। IUCN स्टेटस की अगर बात करें तो दीज आर कंसिडर्ड नियर थ्रेटन्ड, दे मेनली फीड्स ऑन दी फ्रूट्स, और ये इकोलॉजिकल बेनिफिट का काम भी करते हैं, क्या, सीड डिस्पर्सल और पोलिनेशन का। दीज आर कंसिडर्ड वर्मिन अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ड्यू टू इट्स destructive tendencies towards fruit farms. Wildlife Protection Act we have already discussed in lecture 7, question number 3, prelims 2014. The organism Cicada, froghopper and pond skater are, 3 ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं और ये पूछ रखा है क्या है ये बर्ड हैं, पक्षी हैं, या फिर फिश हैं, मत्स्य हैं, या फिर इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं, और दीज आर रेप्टाइल्स, सरीसृप, क्या हैं ये? दिस इज द क्वेश्चन। इन दिस केस करेक्ट आंसर इज सी, यानी ऑल दीज 3 आर इंसेक्ट्स। एक्सप्लेनेशन में अगर बात करें तो सिकाडा, नॉट सिरकाडा, दिस इज सिकाडा, साइकाडा, इंसेक्ट्स हैं जो मेनली दिन के टाइम पे एक्टिव रहते हैं। कुछ स्पीसीज इनकी ऐसी हैं जो नॉक्टर्नल है, यानी नाइट के टाइम पे एक्टिव रहती हैं। दीज लुक लाइक दिस। फ्रॉगहोपर भी इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, इनको स्पीटल बग्स भी बोलते हैं। देन देर आर पॉन्ड स्केटर्स, दीज आर कॉल्ड एज वाटर स्कीपर्स ऑल्सो। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें एक अनयूजुअल एबिलिटी होती है, किस चीज़ की, कि दीज कैन वॉक और रन on the water. Then birds, fish, insects and reptiles. कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए, यूजुअली पूछते नहीं हैं इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन इन केस कोई एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने में इट कैन बी हेल्पफुल। बर्ड्स जो हैं दीज आर वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। वार्म ब्लडेड मतलब इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है सेल्फ रेगुलेटेड रहता है और आउटसाइड टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है। वर्टिब्रेट यानी इनकी स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर इनमें होता है, हाई मेटाबॉलिक रेट है और चैम्बर्ड हार्ट है। साइज़ जो है 5.5 सेंटीमीटर से 2.8 सेंटीमीटर, यानी अलग अलग वेराइटीज़ ये बर्ड्स पाए जाते हैं। फिश आर कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड यानी
इनका जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से कम होता है। इंसेक्ट्स आर दी ओनली इनवर्टिब्रेट, यानी इनमें स्पाइनल टाइप का स्ट्रक्चर नहीं होता। दे कैन अचीव सस्टेन्ड पावर फ्लाइट। देन रेप्टाइल्स आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। Consider the following statements. Statement 1. Many chewing gums found in the market are considered a source of environmental pollution. Statement 2. Many chewing gums contain plastic as gum base. Again दो statement दे रखी हैं। क्या पूछ रखा है? Which one of the following is correct in respect of above statements? Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 explains statement 1. Then statement 1 and 2 are correct, but statement 2 does not explain statement 1. Statement 1 is incorrect and statement 2 is incorrect. Sorry, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect, and fourth is vice versa, इसका opposite. In this case, many chewing gums found in the market. Chewing gums पे क्वेश्चन है जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सोर्स है। कॉमन सेंस से भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। आपको ये आइडिया रहता है कि च्यूइंग गम सब ने ऑलमोस्ट खाई होती है, उसको ना तो डाइजेस्ट करना पॉसिबल है, अगर आप बाहर फेंकेंगे तो वो इजीली मतलब डिग्रेड भी नहीं होती है एनवायरनमेंट में, तो वो पोल्यूशन क्रिएट करती है। पोल्यूशन क्रिएट करती है तो उसमें कॉमन सी बात है प्लास्टिक बेस का होना नॉर्मल सी बात हो जाती है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 explains statement 1. Correct answer is A in this case. Chewing gum प्लास्टिक बेस होता है, नॉन डाइजेस्टिबल एंड वाटर इंसोल्यूबल रहती है। देन दीज आर दी सोर्स ऑफ पोल्यूशन। सब ने खाई हैं च्यूइंग गम अलग अलग टाइम पे। देन लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कंट्री एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट का आपको कंपेयर करना कि भाई एक तो ये मतलब कौन सा एनिमल उस कंट्री से मतलब वहाँ उसका नेचुरल हैबिटेट है या नहीं। ब्राज़ील इंद्री, इंडोनेशिया एल्क, देन मडगास्कर बोनोबो। हाउ मैनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी, नन, यानी नन ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, सभी इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है ये देखते हैं। इंद्री जो एनिमल है इसको पबाकोटो भी बोलते हैं। इट इज़ ए ट्री ड्वेलिंग मैमल, जो पेड़ पे रहता है। ये नेटिव है कहाँ का? मडगास्कर का। इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमने पहले भी एक क्वेश्चन में बात की थी कि कोई स्पीसीज कहाँ की नेटिव है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट पे। हर्बीवोरस है नेचर में, हर्ब से आप याद कर सकते हैं पेड़ पत्ते, राइट। देन दीज ईट, पेड़ पत्ते, पेड़ ट्री प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह को, तो ये एक टाइप से शाकाहारी हैं, हर्बीवोरस इन नेचर। देन एल्क या फिर वापिती भी बोलते हैं इसको, ये सेकंड लार्जेस्ट स्पीसीज है किसकी? टीयर की। नेटिव है कहाँ की? नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया। लिस्ट कंसर्न है ये IUCN की लिस्ट पे। देन बोनोबो या फिर इसको पिग्मी चिंपैंजी भी बोलते हैं। इट इज़ ए ग्रेट एप और नेटिव है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कॉन्गो रिवर है वहाँ पे ये पाया जाता है। इंडेंजर्ड है IUCN की जो रेड लिस्ट है उस पे। That is all about today's discussion. Thank you.